हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। अब हम बात करेंगे आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ में जो है दो साइंटिस्ट थे, सटन बोबरी। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया क्योंकि 1902 में, क्योंकि उस समय सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम का मूवमेंट बढ़िया से स्टडी कर चुका गया था। तो इन लोगों ने स्टडी करके देखा कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या सेपरेट होता है। हमको पता है ये क्या सेपरेट होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ और जीन कहाँ प्रेजेंट है। जो मेंडल साहब फैक्टर बोल रहे थे वो तो क्रोमोसोम में ही है, जीन, क्योंकि जीन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए है और डीएनए से ही मिलकर आपका क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, सो सटन और बोबरी ने आपका इंपॉर्टेंस दिया क्रोमोसोम को, और उसके रिजल्ट्स को निकाल के उन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ मिलाया और देखा भाई जीन और क्रोमोसोम में उतना कोई डिफरेंस आप कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो पर उन्होंने इनहेरिटेंस का, मेंडल ने इनहेरिटेंस का कारण क्या बताया, फैक्टर, जो कि आज के समय में है जीन। पर सटन और बोबरी ने इंपॉर्टेंस दिया कि इनहेरिटेंस का कारण कौन है, क्रोमोसोम। एंड जीन्स तो क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट है। तो आगे पढ़ेंगे थोड़ा देर में और बढ़िया से। ठीक है, सो इससे पहले आते हैं हम बतिया कि हम बोले थे आप लोगों की मेंडल जो है उनका वर्क रिमेन था अनरिकॉग्नाइज। 1865 में पेपर पब्लिश किया और 1900 तक उनका काम जो था अनरिकॉग्नाइज रहा, 35 साल तक। और 1884 को मर भी गए, और मरते मरते अनफॉर्चुनेटली कहा गया माई टाइम विल येट कम, कब आएगा मतलब। ठीक है, सो ना वाई मेंडल का काम रिकॉग्नाइज नहीं था इतना बढ़िया से सब कुछ करके भी, बिकॉज एट द टाइम कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। आज का समय, हाँ आई गॉट दिस, मुझे मिल गया है, हाँ बाबू खाना लेके कब आ रहे हो कुछ भी चाहिए हो जाता है। ठीक है, 1865 में कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। सो मेंडल कैसे बोलते कि भाई हमको ऐसा रिजल्ट मिला है, अब हम क्या करें, कैसे साइंटिस्ट से कांटेक्ट करते हैं। सो पहला कारण तो ये था इनका अनरिकॉग्नाइज रहने का काम का। दूसरा चीज़ ये था कि इस मैथमेटिकल अप्रोच वॉज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। मैथ्स में बायोलॉजी में मैथ्स घुसा रहा है, 1890s का बात है, तो एकदम पागल है क्या, मतलब मैथ्स है, बायोलॉजी है, उस समय का बात है। आजकल तो बायोलॉजी में आपका कंप्यूटर भी आ रहा है, स्टैटिकल्स भी आता है, क्या बायोकेमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होता है, एवरी सब्जेक्ट। पर उस समय ये जो था ये गलत बात था, अकॉर्डिंग टू अदर साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि मैथ्स डाल रहा है, ये हिसाब मैथ्स का हिसाब दिखा रहा है बायोलॉजी में। द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, जो जीन, ये फैक्टर बोल रहे थे, ऐसे स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, स्टेबल और जो जनरेशन से पास हो रहा है, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है। ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन दी कंटिन्यूस वेरिएशन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वेरिएशन आ क्यों रहा है। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वेरिएशन आ क्यों रहा है, उस समय में कुछ था ही नहीं। ठीक है, और उतना अच्छे से डेवलप किए देख पाए। प्लस ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, पर इसको फिजिकल प्रूफ ये कहाँ से देते हैं। सो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। साइंटिस्ट लोगों ने बोला ठीक है, अगर उस समय जो भी थे आर्ग्यू किए, बोले ठीक है आप फैक्टर बोल रहे हैं, हम मान लिए, पर फैक्टर है कहाँ, दिखाओ। तो क्या आपको एक प्लांट है, ऐसा पी प्लांट बना दिया मैंने, टॉल एक पी प्लांट सपोज पकड़ लो ये। सो ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, दो टी एलील है, वो क्या नाचते फिरते थे क्या, जो फिजिकली प्रूव करते, वो रहा दो कैपिटल टी, वो रहा दो स्मॉल टी, देखिए आप। सो ये उस समय फिजिकल प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। ठीक है, जो कि आज के समय हम बोलते हैं आपका क्या, जीन फैक्टर्स को। सो 1900 में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली काम करके उनका जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट सिमिलर आया। मेंडल साहब जो बोल रहे थे कि डोमिनेंट होता है, सेग्रीगेट करता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और वो 3 साइंटिस्ट किन्होंने मेंडल का वर्क को रीडिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली, दे वर हुगो डी वेराइज फुल नेम, कार्ल कोरेंस, ठीक है, कार्ल कोरेंस एंड वॉन स्कर्मक। ये 3 साइंटिस्ट से पूछते हैं जिन्होंने इनका काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, सो कुछ बात को समझाने के लिए मैं आया आपका यहाँ में एनसीईआरटी में। ठीक है, डेट इज मेंडल पब्लिश उनका इनहेरिटेंस, जो भी कैरेक्टर का बात था मेंडल ने जिस पे काम किया था पी प्लांट पे, उन्होंने 1865 पे पब्लिश किया, बट वो फॉर सेवरल रीजन वो अनरिकॉग्नाइज रहा टिल 1900 तक। क्या क्या कारण था ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डेट इज कारण ये था कि कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। आज के ज़माने में जो है वो ऐसा नहीं था, फ़ोन उठाया काम हो गया। ठीक है, इन दोज डेज कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, और उनका वर्क भी वाइडली पब्लिश नहीं होता। सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन, जिसे मेंडल फैक्टर बोल रहे थे, एस स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट डेट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट, जो भी कंट्रोल कर रहा है ट्रेट का एक्सप्रेशन, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। ठीक है,
एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विच ईच अदर, मतलब गेमेट फॉर्मेशन का टाइम में अलग अलग हो जा रहे थे, was not accepted by the contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। तो साइंटिस्ट लोग वो वेरिएशन के लिए उसको उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया मेंडल का कि वो एलील जब मिक्सिंग नहीं होता गेमेट में अलग अलग सेपरेट होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। थर्डली क्या था, मेंडल साहब जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया बायोलॉजिकल फिनोमिनन को समझाने के लिए, जो कि टोटली न्यू था और अनएक्सेप्टेबल था टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ इस टाइम। उस समय में कोई नहीं मान रहे थे। मेंडल वर्क सजेस्टेड डेट फैक्टर्स, जो आज के ज़माने में हम जिन बोल रहे हैं वो डिस्क्रीट यूनिट जो पास होता है उन्होंने बोला, बट ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर। ठीक है। सो ये सब कारण था कि वो फेल हो गए। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली हुगो डी वेराइज, कार्ल कोरलेंस एंड वॉन स्कर्मर्क ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल रिजल्ट, ठीक है, ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में। और ऑल्सो बाय दैट टाइम, उस समय 1900 के दौरान ही आपका ड्यू टू दी एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी डेट वर टेकिंग प्लेस, जो उस समय माइक्रोस्कोपी मतलब जो डेवलप हो रहे थे, साइंटिस्ट वेर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। साइंटिस्ट लोग सेल डिवीजन आराम से ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे ये जो क्रोमोजोम है सेल के अंदर में कैसे सेपरेट हो रहा है दिस तक। ठीक है। एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस डेट वेर अपेयर टू बी डबल एंड जस्ट डिवाइड बिफोर ईच सेल डिवीजन। तो हमको पता है कि सेल डिवीजन में क्या होता है, इंटरफेस होता है G1 S G2 फेस। एस फेस में ये अगर क्रोमोजोम है तो इसका क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। ठीक है, सिंथेसिस फेज में। सो ये डबल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है पेयर में प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोजोम, ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो उस समय उन्होंने दिखा दिया कि न्यूक्लियस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डबल है और सेल डिवीजन से पहले सेपरेट हो रहा है। एंड दिस, और उसको उन्होंने क्या बोला, उसको उन्होंने बोला क्रोमोजोम। नाम क्यों रखा क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमा का मतलब होता है कलर बॉडीज, ठीक है, सोम मतलब सेल। ठीक है। सर दे वर एबल टू विजुअलाइज बाय स्टैनिंग, सो वो कलर लेता था क्रोमोजोम, इसलिए उसका नाम रख दिया गया था उस स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियस में डिस्कवर किया गया क्रोमोजोम। एंड बाय 1902 तक क्रोमोजोम मोमेंट ड्यूरिंग मेयोसिस हैड बिकम वर्कड आउट। 1902 तक आपका क्रोमोजोम का मोमेंट पूरा क्लियरली काम हो चुका था। हाँ भाई, कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन आपका क्रोमोजोम ही सेपरेट होता है। ठीक है, डिप्लॉयड अगर ऑर्गेनिज्म है तो गैमेट में आपका हैप्लॉइड सेटअप क्रोमोजोम ही जाता है। 1902 तक काम हो चुका था। उसी को देखते हुए इसको ऑब्जर्व किया वर्ल्ड किसने, 2 साइंटिस्ट डेट इज सटन बोवेरी, फुल नेम याद रखना, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है। एंड दे नोटिस द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन। मतलब कि बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम, मतलब कि हमको पता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोजोम सेपरेट होता है। और मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल क्या बोला था, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर सेक्रेट होता है, सेग्रीगेट होता है, डेट इज जीन सेग्रीगेट होता है। तो उन्होंने देखा कि दोनों का बिहेवियर पैरेलल है। जो मेंडल बोल रहे थे फैक्टर, यहाँ तो हमको क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इन दोनों ने इस्तेमाल किया क्रोमोजोम का मूवमेंट का, उसी को स्टडी करते हुए स्टडी किया तो एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, कि मेंडल जो बोल रहे थे जी फैक्टर, वो फैक्टर नहीं है, बोल रहे थे क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम जा रहा है गेमेट में। ठीक है। सो ऑलरेडी रिकॉल करने को माइटोसिस मेसिस क्लास 11 पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर डेट आर डेट क्रोमोजोम एज वेल एज जीन्स ओकर इन पेयर। मेंडल ने बोला क्रोमोजोम, मेंडल ने बोला फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर, डेट इज जीन, और इन लोगों ने देखा कि क्रोमोजोम भी पेयर में प्रेजेंट है, हम लोग क्रोमोजोम। ठीक है। एंड the 2 alleles of a gene pair are located on homologous site of homologous chromosome। homologous chromosome में homologous site, अगर यहाँ एक जीन एलील प्रेजेंट है तो दूसरा वाला जो एलील है वो सेम साइट में ही प्रेजेंट होगा दूसरा homologous chromosome का। ठीक है। सो इन लोगों ने ये सब फाइंडिंग्स किया। मतलब इनका जो था थियोडोर और इनका जो था आपका डेट इज सटन एंड बोवेरी का, ये इंपॉर्टेंस दे रहे थे क्रोमोजोम को, और उसका बिहेवियर जीन की तरह था। मेंडल जिसको जीन फैक्टर बोल रहे थे, इनको वही दिख रहा है क्रोमोजोम में। ठीक है। तो देखो जैसे कि क्रोमोजोम में 2 G1 स्टेज में, फिर ये S आएगा, S में देखो ये अपना डीएनए को कंटेंट को डबल कर लेते हैं इस तरीके से। ऑलरेडी आप लोग सेल साइकिल में पढ़े होंगे। सो यहाँ S स्टेज में आता है, देखिए ये अपना कंटेंट जो है डबल कर दिया। ठीक है। समटाइम्स दिस पेन इज वेरी डिस्टर्बिंग। सो देखिए S फेज में हमको पता है डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, और फिर आपका आता है नेक्स्ट G2 स्टेज। सो देखिए G2 स्टेज में देखिए डीएनए कंटेंट डबल है। फिर G2 के स्टेज के बाद क्या आएगा, प्रोफेस 1 आएगा, मेटाफेस 1 आएगा। एंड मतलब म्योसिस में 2 स्टेज होता है, म्योसिस 1 म्योसिस 2। म्योसिस इज रिडक्शन डिवीजन,
ठीक है। अगर आपका डिप्लॉयड एक सेल है और वहाँ अगर गेमेट बनाना है तो आपको म्यूसिस करना पड़ेगा। म्यूसिस होगा तभी तो रिडक्शन डिवीजन होगा, गेमेट आपका एंड बनेगा। और एक डिप्लॉयड सेल में म्यूसिस 1 से 4 हैप्लॉयड सेल बनता है, क्योंकि म्यूसिस का 2 स्टेज होता है। म्यूसिस 1, अगर ये एक सेल है और म्यूसिस 1 किया तो यहाँ से 2 सेल बनेगा इस तरीके से, और यहाँ में म्यूसिस 2 तो इससे 2 बनेगा और इससे 2 बनेगा, तो अल्टीमेटली 4 सेल बनता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट कब होते हैं आपका? एनाफेज स्टेज में सेग्रीगेट होते हैं। कौन सा स्टेज में? एनाफेज में। तो म्यूसिस 1 में, डेट इज म्यूसिस 1 का एनाफेज 1 में क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो है 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है इस तरीके से, ठीक है, 2 मेटाफेजिक प्लेट। और उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम ही पूरा चला जाता है, क्रोमोसोम ही पूरा सेग्रीगेट हो जाता है। देखिए ये क्रोमोसोम ही पूरा टेंडेंसी हो जाता है अलग अलग सेल में जाने के लिए। सो इस तरीके से आपका म्यूसिस 1 कंप्लीट होता है और 2 सेल बन जाता है जिसमें एक एक सेट क्रोमोसोम चला जाता है, ठीक है। नाउ फिर म्यूसिस 2 का प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 और एनाफेज 2 में वापस से सेग्रीगेट होगा, पर यहाँ में अब ये क्रोमोसोम का ये क्रोमाटिड सेग्रीगेट होगा, ठीक है। ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है, ये अगर क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, पर इसे हम बोलते हैं, ईच को हम बोलते हैं क्रोमाटिड, और 2 है ये सेम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमाटिड। सो आपका म्यूसिस 2 में, दैट इज एनाफेज 2 में आपका सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो फिगर में ये रहा, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होकर जर्म सेल में एक एक चला जाएगा। सो अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन लोगों ने बोला कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है, और मेंडल बोले थे फैक्टर, फैक्टर मतलब जीन, और जीन कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम में। तो बात तो एक ही बोले थे ना, बट इन लोगों ने क्रोमोसोम पे वो सब देखा। सो यहाँ देख के रखा है, कंपेरिजन देख के रखा है बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। आप दोनों में देख के बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा जीन का बात कर रहा है और कौन सा क्रोमोसोम का बात कर रहा है। पकड़ते हैं ए पॉइंट, इट ऑकर्स इन पेयर, बी पॉइंट, इट ऑकर्स इन पेयर। सो क्रोमोसोम भी ऑकर्स इन पेयर, जीन ऑल्सो ऑकर इन पेयर, दैट इज फैक्टर। क्रोमोसोम भी segregate at the time of gamete formation such that only one is transmitted to a gamete. Similarly, factors are also segregated at the time of gamete formation, only one is transmitted. एक ही कोई गैमेट रिसीव करता है, कोई भी एक एलील। सो देखो आप कर ही नहीं पाओगे कि कौन सा क्रोमोसोम का बात कर रहा है और कौन सा जीन का बात कर रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर, मतलब वही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, वही बात कह के रखा गया है। सो यहाँ लैंग्वेज का फॉर्म में बता के रखा हुआ है that during anaphase of meiosis 1, that is anaphase 1, the 2 chromosome pairs can align at the metaphase plate. 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है और वो दोनों पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाता है, सिस्टर क्रोमाटिड नहीं एनाफेज 1 में। इसके लिए आपको सेल डिवीजन समझना पड़ेगा, क्लास 11 का पढ़ा के रखा है मैंने, ठीक है। सो इसको समझने के लिए फिर से मतलब और समझा के दिया गया यहाँ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए, ठीक है। 2 चीज़ को लेके दिखाई गया यहाँ में, यहाँ 2 क्रोमोसोम को लेके दिखाया गया है, एक लॉन्ग ऑरेंज और दूसरा जो है आपका शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, और दूसरा लेके रखा गया आपका लॉन्ग येलो और यहाँ में क्या शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, ठीक है, पेयरिंग में लेके समझा गया है। सो हमको पता है कि मेटाफेज 1 में पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, 2 सेल में चला जाएगा आपका मेटाफेज एनाफेज 1 में, और मेयोसिस 2 का एनाफेज 2 में ये क्रोमाटिड सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, सच डेट ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होंगे 2 कैरेक्टर के लिए भी, 2 पेयर में अगर क्रोमोसोम है तो। डेट मीन्स कि इसका सेपरेशन इसको नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे साथ ही चलो रे भाई, इसी में दोनों इसी में आ जाओ। पर ये येलो वाला ये रेड को नहीं बोल रहा है कि तुम दोनों एक काम करो इसी जर्म सेल में आ जाओ, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, जैसे मेंडल ने बोला था। सो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ में आपको हम समझा रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मेंडल ने बोला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, दैट इज एलील्स, दैट इज आपका क्या फैक्टर्स। सो सटन एंड बवरी आर्ग्यूड that the pairing and separation of the pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factor they carried. So क्रोमोसोम में ही फैक्टर कैरिड है ये बोला आपका सटन एंड बवरी ने मेंडल का सारा बात को देखते हुए कि भाई एक ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो मेंडल फैक्टर बोल रहे थे, जीन बोल रहे थे, वो आपका कहाँ में प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में ही है, ठीक है। और जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो आपका फैक्टर भी सेपरेट हो जा रहा है, ठीक है। सो सटन एंड यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम का सेग्रीड होना विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडल जो बोल रहे थे, और इसको इन्होंने बोल दिया क्या? क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इन लोगों ने क्रोमोसोम को इंपॉर्टेंस दिया, बातें की ये दोनों में, ठीक है। एंड फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस का किसने किया? थॉमस हंट मॉर्गन, याद रखना,
TH मॉर्गन ने, ठीक है। एंड that led to the discovery of the basis for the variation that sexually reproducing organism produce। वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। वो सब बाद में थॉमस एंड मॉर्गन लोग ने जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे थे तो उनको डिस्कवरी ये सब हुआ कि वेरिएशन का मेन कारण क्या है। मॉर्गन साहब वर्क किए फ्रूट फ्लाई पे, इन्हें फादर ऑफ हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया, डेट इज ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर में इन्होंने काम किया। क्यों इन्होंने लिया? बिकॉज दे वर वेरी सुइटेबल फॉर स्टडीज, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, लेबोरेटरी में आराम से ग्रो हो जाएगा, पहला कारण याद रखना है। दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 वीक्स। ह्यूमन में मैं एक ट्रायल करूँ कुछ भी स्टडी, सो जब तक वो मर के रिजल्ट देगा, उसका बच्चा होगा, वो मतलब जनरेशन 2-3 देखने को मिलेगा, उससे पहले मैं ही पहुँच जाऊँगा। फ्रूट फ्लाई 2 हफ्ता में आया, रिजल्ट मिलेगा, फिर उसका प्रोजेनी मिलेगा, और एक बार मीटिंग में बहुत सारा प्रोजेनी बनाता है। सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिस। इसलिए मतलब मेंडल साहब ने क्या हुआ, आपका इसको लिया, फ्रूट ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर को लिया। एंड ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, दैट इज द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। मेल छोटा होता था, फीमेल बड़ा होता था, सो आराम से मीटिंग करवा सकते थे। पता चला मेल और फीमेल में पता ही नहीं है, कंटेनर में सिर्फ मेल को डाल दिए तो मीटिंग थोड़ी होगा। सो हमको पता था मेल छोटा है फीमेल बड़ा है, तो डाल देते थे कंटेनर में, दोनों को मिला के मीटिंग होता था, बहुत सारा ऑफस्प्रिंग बनता था, 2 वीक्स में लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो जाता था, आपको रिजल्ट भी मिल जाता था। इसलिए इन्होंने ये स्टडी किया, ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन इवन कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, जैसे विंग्स का कलर क्या है, आई का कलर क्या है, वो लो माइक्रोस्कोप में भी दिखाई देता था। इसलिए हमारा जो है थॉमस साहब ने इसको इस्तेमाल किया, ड्रोसोफिला को लिया, ठीक है। सो यही बात था, एक बार वहाँ से बता देना था, बाकी आप एक बार देख लीजिए, इजी लग जाएगा, ये सब चीज़ मैंने समझा कर रख दिया है, ठीक है। देखिए पढ़ते जाइए एक बार, देखिए। सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। सो जब इसका S1 में, S फेज में, सिंथेटिक फेज में अपने आप को डबल कर लेंगे, ठीक है। जब डबल कर लेंगे तो एक क्रोमोटिड है और ये क्रोमोटिड है, सेम क्रोमोसोम के साथ अटैच है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दोनों का आप क्या बोलोगे, सिस्टर क्रोमोटिड। ये भी सिस्टर क्रोमोटिड होमोलोगस क्रोमोसोम का, और ये दो जो है अलग अलग क्रोमोसोम का है, होमोलोगस का ही, तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन सिस्टर क्रोमोटिड, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वही ये आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम के थ्रू से मेंडल का प्रिंसिपल को समझाने का कोशिश किया। किसने? हम लोग का सटन एंड बोवेरी साहब ने, ठीक है। देखिए ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मैंने। और एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन ने, फ्रूट फ्लाई पे काम करके। क्यों उन्होंने इसको लिया था, ये देखिए बढ़िया से एग्जाम में आता है, एंट्रेंस में भी काम आएगा, पॉइंट को सारा को याद रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट।